गुप्त साम्राज्य। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी 320 में गुप्त वंश की स्थापना की थी और यह वंश करीब 510 ईस्वी तक शासन में रहा। 463 463 से 473 473 ईस्वी में सभी गुप्त वंश के राजा थे, केवल नरसिंहगुप्त बालादित्य को छोड़कर। बालादित्य बौद्ध धर्म अपना लिया था। शुरुआत के दौर में इनका शासन केवल मगध पर था, पर फिर धीरे धीरे संपूर्ण उत्तर भारत को अपने अधीन कर लिया था। गुप्त वंश के सम्राटों में क्रमश श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, महेंद्रादित्य और स्कंदगुप्त हुए। देश में कोई भी ऐसी शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति नहीं थी जो अलग अलग छोटे बड़े राज्यों को विजित कर एक छत्र शासन व्यवस्था की स्थापना कर पाती। ये जो काल था वह किसी महान सेनानायक की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सर्वाधिक सुधार का अवसर के बारे में बता रहा था। फलस्वरूप मगध के गुप्त राजवंश में ऐसे महान और बड़े सेनानायकों का विनाश हो रहा था। गुप्त राजवंश का प्रारंभिक इतिहास। गुप्त राजवंश की स्थापना 275 ईस्वी 275 में महाराजा गुप्त द्वारा कराई गई थी। हमें यह निश्चित रूप से अभी तक पता नहीं है कि उसका नाम श्रीगुप्त था या केवल गुप्त था। उस विषय पर कोई भी लेख अथवा सिक्का अभी तक नहीं मिला। दो मुहरें हैं जिनमें से एक के ऊपर संस्कृत तथा प्राकृत मिश्रित मुद्रालेख गुप्तस्य अंकित किया गया है, दूसरे के ऊपर संस्कृत में श्रीगुप्तस्य अंकित किया गया है। ये पता चलता है कि गुप्त वंश का दूसरा शासक महाराज घटोत्कच हुआ था, जो श्रीगुप्त का पुत्र था। ये जानने को मिलता है कि प्रभावती गुप्ता के पूना और रिद्धपुर ताम्रपत्रों में केवल उसे ही गुप्त वंश का प्रथम शासक आदिराज बताया गया है। स्कंदगुप्त के सुपिया रीवा के सभी लेख में भी गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के बारे में पहले के समय से ही प्रारंभ होती है। इस आधार पर कुछ विद्वानों का ये भी सुझाव है कि वस्तुतः घटोत्कच ही इस वंश का संस्थापक था। गुप्त या श्रीगुप्त में से कोई भी आदि पूर्वज रहा होगा जिसके नाम का आविष्कार गुप्त वंश की उत्पत्ति के बारे में बताने के लिए कर लिया गया होगा, परंतु इस प्रकार का किसी भी प्रकार का निष्कर्ष तर्कसंगत करना नहीं है। गुप्त लेखों के विषय में इस वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त को ही कहा गया है। ये जानने को मिलता है कि ऐसा इस बात का प्रतीत होता है कि यद्यपि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, परंतु शायद उसके समय में यह वंश महत्वपूर्ण स्थिति में नहीं था। ये लगता है कि घटोत्कच के काल में ही सबसे पहले गुप्तों ने गंगा घाटी में राजनैतिक महत्व प्राप्त की होगी। ये पता लगता है कि अल्तेका और R.G. बसाक का विचार है कि उसी समय के काल में गुप्तों का लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध के बारे में स्थापित शायद किया गया होगा। इसी कारण कुछ अनेक प्रकार के लेखों में घटोत्कच को ही गुप्त वंश का राजा कहा गया है। उसके भी संबंधित कोई लेख अथवा सिक्के अभी तक नहीं मिलते। इन दोनों शासकों की किसी भी प्रकार की उपलब्धि के विषय के बारे में हमें पता नहीं है। ये लगता है कि इन दोनों के नाम के पूर्व महाराज की उपाधि को देखकर लगता है कि अधिकांश विद्वानों ने उनकी स्वतंत्र स्थिति में संदेह व्यक्त किया होगा और उन्हें सामंत शासक बताया है। गुप्तों के पूर्व मगध पर लिच्छवियों का शासन हुआ करता था तथा साथ ही प्रारंभिक गुप्त नरेश उन्हीं के सामंत हुआ करते थे। सुधाकर चट्टोपाध्याय के मतानुसार मगध पर तीसरी शती में मुरुंडों का शासन हुआ करता था और साथ ही महाराज गुप्त तथा घटोत्कच उन्हीं के सामंत हुआ करते थे। फ्लीट और बैनर्जी की धारणा यहाँ भी है कि वे शकों के सामंत थे जो तृतीय शताब्दी में मगध के शासक हुआ करते थे। सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त वंश को शकों की अधीनता से मुक्त करवाया था, परंतु इस प्रकार ऐसी विविध मतमतांतरों के बीच ये निश्चित रूप से बताना कठिन हो सकता है कि प्रारंभिक गुप्त नरेश किस सार्वभौम शक्ति की अधीनता स्वीकार किया करते थे। पुनश्च ये भी निश्चित नहीं बता सकते कि वे सामंत रहे हो। प्राचीन भारत में ऐसे कई सारे स्वतंत्र राजवंशों थे जैसे लिच्छवि, मगध, भारशिव, वाकाटक आदि। ये सभी राजवंशों के शासक केवल महाराज की उपाधि ही ग्रहण करते थे। महाराजाधिराज की उपाधि का प्रयोग सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने ही किया था। ऐसा इस बात का प्रतीत होता है कि शकों में प्रयुक्त क्षत्रप और महाक्षत्रप की उपाधियों के अनुकरण करने पर ही उन्होंने ऐसा शायद किया होगा। फिर बाद के भारतीय शासकों ने इस परंपरा का अनुकरण किया था और महाराज की उपाधि सामंत स्थिति की सूचक बनाई गई थी। वास्तविकता जो भी हो, इतना स्पष्ट होता है कि महाराज गुप्त और घटोत्कच अत्यंत साधारण शासक हुआ करते थे जिनका राज्य संभवतः मगध के आसपास ही सीमित था। इन दोनों महान राजाओं ने 319 से 320 ईस्वी 320 के लगभग आसपास राज्य किया था। गुप्त राजवंश के इतिहास के साधन। गुप्त राजवंश का इतिहास हमें साहित्यिक और पुरातत्वीय दोनों ही प्रमाणों से हमें ज्ञात कराता है कि साहित्यिक साधनों में पुराण सबसे ऊपर है। पुराणों में विष्णु, वायु, ब्रह्मांड तीनों को पुराणों में हम गुप्त इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक मान सकते हैं।
इनसे हमें गुप्त वंश के प्रारंभिक इतिहास के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। विशाखादत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम नाटक से गुप्तवंशी नरेश रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में कुछ बारे में सूचना मिलती है। उस समय अधिकांश विद्वान महाकवि कालिदास को गुप्तकालीन विभूति मानते हैं। उनकी ऐसे अनेकानेक रचनाओं से गुप्तयुगीन समाज साथ ही संस्कृति पर सुंदर तरह का प्रकाश पड़ता है। शूद्रकृत मृच्छकटिक और वात्स्यायन के कामसूत्र से भी गुप्तकालीन शासन व्यवस्था साथ ही नगर जीवन के विषय में रोचक के बारे में सामग्री मिल जाती है। भारतीय साहित्य के अतिरिक्त विदेशी यात्रियों के बारे में विवरण भी गुप्त इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक में हुआ है। ऐसे प्रकार के यात्रियों में फाहियान का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय किया गया है। वह एक चीनी यात्री था। फाहियान गुप्तनरेश चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी 415 ईस्वी के शासनकाल के समय में भारत आया था। उसने ही मध्य देश की प्रजा का वर्णन किया है। 7वीं शती के चीनी यात्री हुएनसांग के विवरण से भी गुप्त इतिहास के विषय के बारे में हमें सूचनाएं मिलती हैं। ये पता चलता है कि उसने कुमारगुप्त प्रथम, शक्रादित्य, बुधगुप्त, बालादित्य आदि बहुत सारे गुप्त शासकों का उल्लेख किया है। साथ ही इसके बारे में विवरण से हमें ये पता चलता कि कुमारगुप्त ने ही उस समय नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई थी। वह बालादित्य को हूण नरेश मिहिर कुल का विजेता बताता है। उसकी पहचान नरसिंह गुप्त बालादित्य से करवाई जाती है। साहित्यिक साक्ष्यों के पुरातत्वीय प्रमाणों से भी हमें गुप्त राजवंश के इतिहास के पुनर्निर्माण के बारे में पर्याप्त सहायता मिलती है। इनका वर्गीकरण 3 भागों में किया जा सकता है। अभिलेख, सिक्के, स्मारक। इनका विवरण इस प्रकार है। अभिलेख गुप्तकालीन अभिलेखों में सबसे पहले उल्लेख समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभलेख के बारे में किया जा सकता है। यह एक प्रशस्ति है जिससे समुद्रगुप्त के राज्याभिषेक, दिग्विजय ये सब उसके व्यक्तित्व पर विशद प्रकाश पड़ता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी से मिला गुहालेख से उसकी दिग्विजयकी के बारे में सूचना प्राप्त होती है। उस समय कुमारगुप्त प्रथम के लेख उत्तरी बंगाल से मिलते हैं जो इस बात का सूचक कराते हैं कि इस समय तक संपूर्ण बंगाल का भाग गुप्तों के अधिकार में आ गया था। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से हूण आक्रमण के बारे में ये सूचना मिलती है। में इसी सम्राट के जूनागढ़ से प्राप्त अभिलेख से हमें इसके बारे में ये पता चलता है कि उसने इतिहास प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के अभिलेख एवं दानपत्र मिले हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि गुप्त काल की अनेक महत्वपूर्ण बातों की जानकारी होती है। इन सभी अभिलेखों की भाषा विशुद्ध संस्कृत में दी गई है तथा इनमें दी गई तिथियां गुप्त संवत की हैं। इतिहास के साथ साहित्य की दृष्टि से भी गुप्त अभिलेखों का विशेष महत्व होता है। इसे संस्कृत भाषा और साहित्य के पर्याप्त विकसित होने के बारे में प्रमाण मिलता है। हरिसेन द्वारा विरचित प्रयाग प्रशस्ति तो वस्तुतः एक प्रकार का क्षचरित काव्य ही है। सिक्के गुप्तवंशी राजाओं के अनेक प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं। स्वर्ण, रजत, तांबे। स्वर्ण सिक्कों को दीनार कहा जाता था, रजत सिक्कों को रूपक या रुपयक कहा जाता था तथा ताम्र सिक्कों को मशक कहा जाता था। गुप्तकालीन स्वर्ण के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर हमें राजस्थान प्रांत के बयाना से प्राप्त हुआ है। इससे इस बारे में स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकन्या कुमारदेवी के साथ विवाह किया था। समुद्रगुप्त के अश्वमेध प्रकार के सिक्कों से उसके अश्वमेध यज्ञ की सूचना हुई थी तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्कों से उसकी पश्चिमी भारत शक प्रदेश के विजय के बारे में सूचना मिलती है। मध्य प्रदेश के एरन और भिलसा से रामगुप्त के कुछ सिक्के मिलते हैं जिनसे हमें ये जानकारी मिलती है कि उसकी ऐतिहासिकता का पुनर्निर्माण करने में सहायता प्राप्त करते हैं। कभी कभी सिक्कों के अध्ययन से हमें उनके काल के बारे में राजनैतिक तथा आर्थिक दशा का भी ज्ञान प्राप्त भी होता है। जैसे कुमारगुप्त के उत्तराधिकारियों के सिक्कों से पतनोन्मुख आर्थिक दशा के बारे में आभास मिलता है। इनमें मिलावट की मात्रा अधिक होता है। गुप्त राजवंश के शासक श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। स्मारक गुप्त काल के अनेक प्रकार के मंदिर, स्तंभ, मूर्तियों और चैत्यगृह गुहा मंदिर का प्राप्त होते हैं जिनसे तत्कालीन कला तथा स्थापत्य की उत्कृष्टता के बारे में सूचित होती है। इनसे तत्कालीन सम्राटों एवं जनता के धार्मिक विश्वास को समझने में के लिए मदद भी मिलती है। मंदिरों के बारे में विशेष उल्लेखनीय है भूमरा का शिव मंदिर, तिगावा जबलपुर का विष्णु मंदिर, नचना कुठार मध्य प्रदेश के भूतपूर्व जयगढ़ रियासत में वर्तमान का पार्वती मंदिर, देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर, भितरगांव कानपुर का मंदिर, लाड़खान ऐहोल के समीप। ये सभी मंदिर अपनी निर्माण शैली, आकार प्रकार एवं सुदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे हैं और वास्तुकला के भव्य नमूने हैं। मंदिरों के अतिरिक्त सारनाथ, मथुरा, सुल्तानगंज,
कर्मदंडा, खोह, देवगढ़ स्थानों से बुद्ध, शिव, विष्णु आदि देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मंदिर तथा मूर्तियों के साथ ही साथ बाघ, ग्वालियर, अजंता की कुछ गुफाओं 16वीं एवं 17वीं के चित्र भी गुप्त काल के ही माने जाते हैं। बाघ की गुफाओं के चित्र लौकिक जीवन से संबंधित है और अजंता के चित्रों का विषय धार्मिक से संबंधित है। इन चित्रों के माध्यम से गुप्तकालीन समाज की वेशभूषा, श्रृंगार प्रसाधन और धार्मिक विश्वास को समझने के बारे में सहायता मिलती है। साथ ही इनसे गुप्तयुगीन चित्रकला के पर्याप्त विकसित होने का भी प्रमाण भी साथ में उपलब्ध हो जाता है। गुप्त राजवंश की उत्पत्ति और उनका निवास स्थान। गुप्त नरेशों के अनेक अभिलेख तथा सिक्के मिले हैं, तथापि उनमें किसी से भी न तो उनके वर्ण अथवा जाति के विषय में कोई संकेत मिलता है, न ही साहित्यिक साक्ष्यों से कोई ठोस सामग्री उपलब्ध होती है। फलस्वरूप गुप्तों की उत्पत्ति का प्रश्न प्राचीन समय के भारतीय इतिहास का सर्वाधिक विवादग्रस्त प्रश्न रहा है। विद्वानों ने इस राजवंश को शूद्र से लेकर ब्राह्मण जाति तक का सिद्ध करने का अलग अलग प्रकार से प्रयास किया है। 1. शूद्र अथवा निम्न उत्पत्ति का मत। अपने मत की पुष्टि के लिए उन्होंने कौमुदी महोत्सव नामक एक नाटक ग्रंथ का सहारा भी लिया है, जिसकी रचना संभवतः वज्रिका नाम की किसी महान कवयित्री द्वारा किया था। इस नाटक में हमें यह एक कथा मिलती है जिसका सारांश इस प्रकार है। मगध में सुंदरवर्मा नामक एक क्षत्रिय राजा शासन किया करता था, परंतु उसका कोई पुत्र नहीं था। उसने चंद्रसेन नामक एक व्यक्ति को गोद लिया। चंद्रसेन राजाओं में कारस्कर कहा गया है। कुछ समय के बाद सुंदरवर्मा को कल्याणवर्मा नामक एक अपना पुत्र उत्पन्न हुआ था। कल्याणवर्मा के जन्म से चंद्रसेन बड़ी निराशा पर्याप्त हुई। उसने मगध के वैरी मलेच्छ लिच्छवियों के साथ संबंध स्थापित कर एक नया अवसर पाकर कुसुमपुर पाटलिपुत्र को अचानक से घेर लिया। फिर युद्ध में सुंदरवर्मा मार डाला गया था और चंद्रसेन मगध का राजा बन बैठा था। पाटलिपुत्र में कल्याणवर्मा के जीवन को असुरक्षित देखकर उसके पिता के योग्य तथा अनुभवी मंत्रियों ने उसे पंपासर नामक स्थान में पहुंचा दिया। इसके बाद उन्होंने चंद्रसेन के विरुद्ध विद्रोह भड़काया था। सीमांत प्रदेशों में विद्रोह उठ खड़े हुए, जिन लोगों को दबाने के प्रयास में चंद्रसेन अपने बंधुओं सहित बाहर डाला गया था। उसकी मृत्यु के साथ ही साथ उसका वंश समाप्त हो चुका था। फिर तत्पश्चात कल्याणवर्मा मगध का राजा हुआ। जायसवाल महोदय ने इस धारण गोत्र का समीकरण जाटों की धरणी शाखा के साथ किया है। इससे भी यही पता चलता है कि गुप्तवंशी नरेश उच्च वर्ण के नहीं थे। इसी संदर्भ में उन्होंने मत्स्य पुराण का ये भी कहा है कि कथन भी उद्धत किया है, जिसमें महानंदी के बाद शूद्रयोनि के राजा पृथ्वी पर शासन करेंगे। इस कथन से भी गुप्तों की निम्न के बारे में उत्पत्ति संकेतित होती है। इन सभी प्रमाणों के आधार पर जायसवाल महोदय गुप्तों को और शूद्र निम्न जातीय प्रमाणित करने की चेष्टा के बारे में करते हैं। काशी प्रसाद जायसवाल के उपर्युक्त तर्क यद्यपि देखने में सबल प्रतीत होते हैं, परंतु ये भी पता चलता है कि यदि सावधानीपूर्वक उनकी समीक्षा की जाए तो ऐसा प्रतीत होगा कि उनमें कोई विशेष बल नहीं है। कौमुदी महोत्सव नाटक में जिस चंद्रसेन का उल्लेख हुआ है, उसकी यह भी पहचान गुप्तवंशी चंद्रगुप्त प्रथम के साथ नहीं की जा सकती। नाटक के अनुसार यह पता चलता है कि युद्ध में चंद्रसेन अपने बंधु बांधवों के साथ मार डाला गया था। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि उसकी मृत्यु के साथ ही उसका वंश भी समाप्त हो गया। चंद्रगुप्त प्रथम के साथ ऐसी कोई भी प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई। हमें यह निश्चित रूप से पता चलता है कि उसकी मृत्यु के बाद भी शताब्दियों तक उसका वंश चलता रहा। रामायण से उदाहरण देते हुए उन्होंने इस बात का स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि संस्कृत की हन धातु का प्रयोग कभी कभी विपत्ति अथवा अपमान को सूचित करने के लिए भी किया जाता है। यहाँ चंद्रसेन के अपमानित होने अथवा क्षणिक हानि उठाने से तात्पर्य बताया है। ये बात जानने को मिलती है, किंतु इस प्रकार के विचार से सहमत होना कठिन है, क्योंकि नाटक में चंद्रसेन के प्रसंग में ये भी कहा गया है कि उसका कुल उन्मूलित कर दिया गया। इस शब्द से उसके विनाश की सूचना मिलती है, न कि केवल अपमानित किए जाने की। अधिकांश विद्वान कौमुदी महोत्सव की ऐतिहासिकता में थोड़ा बहुत संदेह करते हैं। क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस ग्रंथ की प्रस्तावना में उल्लिखित कृतिवासस शब्द की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की है। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ तो शंकर से है, परंतु इसका लाक्षणिक अर्थ शंकराचार्य भी होता है, क्योंकि इसमें कृतिवासस को द्वैत की गांठ का भेदन करने वाला नानात्व ग्रंथि भेत्री के बारे में कहा गया है। इस बात से स्पष्ट होता है कि इससे तात्पर्य अद्वैतवाद के प्रणेता शंकराचार्य से ही है, जिनका समय 781-820 ईस्वी माना जाता है। इस ग्रंथ में शंकराचार्य का उल्लेख होना ये सिद्ध करता है कि यह बहुत समय बाद की रचना है, यानी कि गुप्त इतिहास के पुनर्निर्माण में इसे सहायक नहीं माना जा सकता।
इस प्रकार कहा जा सकता है कि कौमुदी महोत्सव के आधार पर गुप्तों की जाति के विषय में कोई निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत नहीं लगता। जहां तक ये लगता है कि चांद्र व्याकरण का प्रश्न है, सभी विद्वान इस मत के नहीं है कि इसमें गुप्तों के लिए जट शब्द का प्रयोग हुआ है। हर्नले ने जट के स्थान पर जप्त पाठ पढ़ा है। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगोमिन की मूल पांडुलिपि में गुप्त पाठ ही रहा होगा, जिसे कालांतर में लिपि की भूल से जट या जप्त के विषय में लिख दिया गया। इस बात से यह पता चलता है कि इसमें गुप्तों की जाति के विषय में अपमानजनक कुछ भी नहीं है। जहां तक पूना ताम्रपत्र के धारण गोत्र का प्रश्न है, इसकी पहचान जाटों की धरनी शाखा से नहीं की जा सकती, क्योंकि इन दोनों शब्दों में उच्चारण के अतिरिक्त कोई दूसरी समानता नहीं दिखाई रही है। हम ये कह सकते हैं कि मत्स्य पुराण का कथन केवल नंदों तक ही सीमित है, क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि महानंदी के बाद शासन करने वाले सभी राजा शूद्र थे। जैसे मौर्य क्षत्रिय थे, शुंग सातवाहन ब्राह्मण थे। इस विवेचन के आधार पर हम इस बात को गुप्तों को शूद्र और निम्न जाति का नहीं मान सकते हैं। वैश्य होने का मत एलन S.K. आयंगर, अनंत सदाशिव अल्टेका, रोमिला थापर, रामशरण शर्मा, उनके जैसे कुछ महान विद्वान गुप्तों को वैश्य मानते थे। अपने मत के समर्थन में अल्टेका महोदय ने विष्णु पुराण के एक श्लोक का सहारा लिया है, जिनके अनुसार अपने अंत के शब्द में बदलाव किया। ब्राह्मण अपने नाम के अंत में शर्मा शब्द, क्षत्रिय वर्मा शब्द, वैश्य गुप्त शब्द, शूद्र दास शब्द लिखेंगे। उन्होंने जब गुप्त राजाओं के नामांत में गुप्त शब्द जुड़ा देखकर तो अल्टेका उन्हें वैश्य जाति से संबंधित करते हैं। उनके मतानुसार ये देखा गया कि गुप्त युग तक आते आते वर्णों के अनुसार व्यवसाय चयन का सिद्धांत शिथिल पड़ गया था। वह सभी लोग ब्राह्मण क्षत्रियों का काम करने लगे थे, जैसे वाकाटक और कदम वंशों के लोग ब्राह्मण होते हुए भी शासन का कार्य करते थे। गुप्तकालीन रचना शूद्रकृत मृच्छकटिक में चारुदत्त नामक एक ब्राह्मण को सार्थवाह व्यापारी के रूप में कहा गया है। ये कह सकते हैं कि गुप्त लोग यदि वैश्य होते हुए भी शासन करते थे तो इस विषय में हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये देखा गया कि अल्टेका का उपर्युक्त मत कई दृष्टियों से विचारणीय है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे सम्राट घटोत्कच के नाम के अंत में गुप्त शब्द नहीं जुड़ा मिलता है। अभिलेखों में उसे केवल महाराजा घटोत्कच ही के नाम से कहा गया है। वास्तविकता यह है कि गुप्त नाम इस वंश के संस्थापक कथा और सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने इसे अपने नाम के अंत में प्रयुक्त किया था। ये देखने को मिला कि कालांतर में सभी राजाओं ने इसका अनुकरण किया। ये भी कहा गया कि पुनश्च गुप्त शब्द धारण करना केवल वैश्य वर्ण के लोगों का ही एकाधिकार नहीं था। प्राचीन समय भारतीय साहित्य से हमें अनेक नाम ऐसे मिलते हैं जो यद्यपि वैश्य नहीं थे और उन्होंने गुप्त शब्द का अपने नामांत में धारण किया था। उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि कौटिल्य, जो एक रूढ़िवादी ब्राह्मण था, का एक नाम विष्णुगुप्त भी था। इसी प्रकार कुछ अन्य नाम भी प्राचीन साहित्य काल और लेखों से खोजे जा सकते हैं और पाए जा सकते हैं। इस बात का भी संकेत होता है कि केवल गुप्त शब्द के ही आधार पर गुप्त राजवंश को वैश्य वर्णांतर्गत रखना समीचीन नहीं होगा। क्षत्रिय होने का मत सुधाकर चट्टोपाध्याय, रमेश चंद्र मजूमदार, गौरीशंकर हीराचंद ओझा आदि ऐसे कुछ महान विद्वान गुप्तों को क्षत्रिय जाति से बारे में संबंधित करते हैं। इनकी समीक्षा हम कुछ इस प्रकार भी कर सकते हैं। पंचोब के लेख में जिस गुप्त वंश का के बारे में उल्लेख हुआ है वह गुप्त राजवंश नहीं प्रतीत होता। ये भी देखा गया कि तंत्रिकामंडक एक मध्यकालीन रचना है जिसे गुप्त इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक नहीं मात्रा जा सकता। ये भी देखने में आया कि सिरपुर अभिलेख का चंद्रगुप्त गुप्तवंशी नहीं प्रतीत होता, क्योंकि दोनों की वंश परंपराएं अलग अलग हैं। ये का सत्य है कि सभी विद्वान इस मत के नहीं है कि लिच्छवी क्षत्रिय थे। पाली ग्रंथों में उन्हें क्षत्रिय कहा गया है, जो राजसत्ता के बारे में सूचक है। ये भी देखने में आया है कि मनु ने उन्हें व्रात्य धर्मच्युत कहा है, जो सावित्री के अधिकार से वंचित एवं संस्कारों से विहीन होते थे। ऐसा लगता है कि उनकी राजनैतिक प्रभुता के कारण ही उन्हें क्षत्रिय स्वीकार कर लिया गया था। उस समय में पुनश्च यदि लिच्छवी क्षत्रिय रहे भी ही तो भी हम गुप्ता को उनके साथ वैवाहिक संबंध आधार पर क्षत्रिय नहीं मान सकते, क्योंकि प्राचीन भारत में अनुलोम विवाह शास्त्र संगत था, जिसके अनुसार कन्या अपने से ऊपर वर्ण में ब्याही जाती थी। इस बारे में ये कह सकता है कि इन तर्कों के आलोक में गुप्तों को क्षत्रिय मानने का मत ज्यादा सबल नहीं प्रतीत होता। ब्राह्मण होने का मत उस समय देखा गया था कि गुप्तों की उत्पत्ति के विषय में जितने भी मत दिए गए हैं उनमें उनको ब्राह्मण जाति से संबंधित के साथ करने का मत कुछ तर्कसंगत प्रतीत होता है। यहाँ इस बात का उल्लेखनीय है कि गुप्तवंशी लोग धारण गोत्र के थे। इसके बारे में उल्लेख चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता ने अपने पूना ताम्रपत्र के अंदर किया है।
ये भी देखा गया था कि यह गोत्र उसके पिता का ही था, क्योंकि उसका पति वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय विष्णुवृद्धि गोत्र का ब्राह्मण था। ये गोत्र ब्राह्मणों का था। हेमचंद्र राय चौधरी धारण का तादात्म्य शुंग शासक अग्निमित्र की प्रधान महिषी धारिणी, जिसका उल्लेख कालिदास के मालविकाग्निमित्र के अंदर मिलता है, उसे स्थापित करते हुए इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि गुप्त लोग उसी के वंशज थे। ये देखने में आया है कि किंतु इस प्रकार के निष्कर्ष के लिए कोई प्रमाण नहीं है। स्कंद पुराण में ब्राह्मणों के 24 गोत्र गिनाए गए हैं, जिनमें 12वां गोत्र धारण है। ये कह सकते हैं कि दशरथ शर्मा जैसे कुछ विद्वान यह मत रखते हैं कि प्राचीन भारत में लोग अपने पुरोहित का गोत्र भी धारण कर लेते थे। इस बात का संभव है प्रभावती गुप्ता का धारण गोत्र उसके पिता का न होकर किसी पुरोहित का हो। साथ में ये देखा गया है कि किंतु जैसा कि मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथि ने स्पष्ट किया है, केवल क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ण के लोग ही अपने पुरोहित का गोत्र धारण करते थे, न कि ब्राह्मण। प्रभावती गुप्ता चूंकि ब्राह्मण वर्ण की थी, इस बात का संभव है कि उसके द्वारा अपने पुरोहित के गोत्र को धारण किए जाने का प्रश्न नहीं उठता। ये देखा गया है कि कदम्ब वंश राजा काकुत्स्वर्मा के तालगुंड माइसौर अभिलेख से पता चलता है कि उसने अपनी एक पुत्री का विवाह गुप्तकुल गुप्तादिपार्थिव कुलानी में किया था। साथ में ये जानने को मिलता है कि कदम्बवंशी लोग मानवीय गोत्रीय ब्राह्मण थे तथा उन्होंने अपने को हारीत का वंशज बताया है। इस वंश के संस्थापक मयूर शर्मा को कौटिल्य की प्रकृति का रूढ़िवादी ब्राह्मण के नाम से कहा गया है। ये कह सकता है कि कदम्ब नरेश धर्म महाराज एवं धर्म महाराजाधिराज की उपाधियां धारण करते थे। इस कुल के समय में कोई भी कन्याओं का विवाह वाकाटक तथा गण जैसे ब्राह्मण कुलों में संपन्न हुआ था। इस बात का संदेह किया जा सकता है कि गुप्तों की शक्ति से डरकर अथवा उनकी समृद्धि से प्रभावित होकर कदम्बों ने शास्त्रोल्लंघन किया होगा। ये भी देखा गया है कि किंतु हम ये जानते हैं कि समुद्रगुप्त के अतिरिक्त किसी भी गुप्तवंशी शासक ने सुदूर दक्षिण में अभियान नहीं किया। तो हम कह सकते हैं कि कदम्बों द्वारा उनकी शक्ति से भयभीत होने का प्रश्न नहीं उठता। इस बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी रूढ़िवादिता और धार्मिक कट्टरता को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने समृद्धि के आगे धर्म का परित्याग किया होगा। उस समय पुनश्च गुप्तवंश की कन्याओं का विवाह भी ब्राह्मण में ही हुआ था। उस समय प्रभावती गुप्ता वाकाटक कुल में ब्याही गई थी। उस समय 6ठी शताब्दी के बौद्ध लेखक परमार्थ ने बताया कि बालादित्य ने अपनी बहन का विवाह वसुराट नामक ब्राह्मण से किया था। हम ये कह सकते हैं कि गुप्तों को ब्राह्मण मानना ही अधिक समीचीन लगता है। इस बात का ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी अतिशय उदारता एवं धर्म सहिष्णुता की नीति के कारण ही गुप्त राजाओं ने अपने अभिलेखों में अपने वर्ण का उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझा है। इस प्रकार इन बहुत सारे मतों की समीक्षा करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गुप्तों की जाति का प्रश्न हमारे ज्ञान की वर्तमान अवस्था में असंदिग्ध रूप से हल नहीं किया जा सकता। हमें इस बात को संभावित रूप से उन्हें क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण वर्षों में किसी एक के साथ संबद्ध करना चाहिए। बहुत संभव है वे ब्राह्मण ही रहे हों।